तो आ चुके हैं हम और एक संडे विद सुपर बैटल के साथ। लेकिन आज से हम संडे विद सुपर बैटल में कुछ चैलेंजेस रखेंगे और आज का कॉन्टेस्ट है कि आपको बस कमेंट करना है और नेक्स्ट संडे तक अगर आपके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आ गए तो मैं उसे 50 रुपीज़ लाइव ट्रांसफ़र करूँगा। अब बात करते हैं टॉपिक की। तो ये है आज के क्वेश्चंस और फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर हल्क वर्सेस एंड गेम थॉर। तो देखो भाई, अगर हम लॉजिकली देखें तो दोनों सुपर हीरोज़ अपनी जगह पर सही है। ब्रूस बैनर ने हल्क की बॉडी में ब्रूस का दिमाग फिट कर दिया था, इसलिए वो ज़्यादातर फाइट्स को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। लेकिन थॉर डिप्रेशन की वजह से फैट तो हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ थैनोस के बराबरी की थी। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली फेस टू फेस बैटल करते हैं तो थॉर का जीतना पक्का है, क्योंकि भले ही वो फैट हो लेकिन हल्क अब पहले जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर फाइट नहीं करने वाला और ब्रूस के पास ना के बराबर फाइटिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए हैंड टू हैंड बैटल में थॉर काफ़ी इजीली विनर बन जाएगा। लेकिन थॉर प्रोफेसर हल्क की तरह इमॉर्टल मशीन नहीं बना सकता, तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके मे बी प्रोफेसर हल्क थॉर को आउटस्मार्ट करके बीट कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह पर सही है। नॉर्मल स्टार लॉर्ड वर्सेस नॉर्मल कैप्टन अमेरिका। अब वैसे तो स्टार लॉर्ड सेलेस्टियल का बेटा है, लेकिन यहाँ हम नॉर्मल वर्जन की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर ये दोनों हैंड टू हैंड बैटल करते हैं तो विनर कौन है वो हम सबको पता है। नॉर्मली वो कैप्टन अमेरिका है। सबसे पहले तो हमने अभी तक स्टार लॉर्ड को अच्छे से हैंड टू हैंड फाइट करते हुए नहीं देखा है, लेकिन कैप्टन अमेरिका थैनोस से भिड़ गया था और ये सब कम पड़ जाए तो कैप्टन पास्ट में जाकर खुद को बीट कर चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्टार लॉर्ड कैप्टन अमेरिका को हरा पाएगा। लेकिन अगेन स्टार लॉर्ड के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेपन्स है, जैसे लेजर गन, इलेक्ट्रिक बीम, फ्लाइंग एबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कैप्टन अमेरिका के पास से अगर स्टार लॉर्ड उसकी शील्ड दूर कर दे तो कैप्टन अमेरिका लेजर अटैक से तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन बाकी वेपन्स का क्या, जैसे इलेक्ट्रिक बीम। इसलिए अगर ये दोनों बिना प्रिपरेशन के साथ फाइट करते हैं तो कैप्टन अमेरिका जीतेगा, क्योंकि उसके पास बैटल एक्सपीरियंस है। और अगर प्रिपरेशन के साथ फाइट हो तो स्टार लॉर्ड के विनर बनने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास फ्लाइंग एबिलिटी और बेटर वेपन्स है। स्टार लॉर्ड सेलेस्टियल पावर के साथ वर्सेस थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, वर्दी कैप्टन अमेरिका, वंडा और आयरन मैन। तो अब सेलेस्टियल पावर के साथ स्टार लॉर्ड सारे सुपर हीरो को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टार लॉर्ड इनमें से किसी भी सुपर हीरो को हरा पाएगा। सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि स्टार लॉर्ड अपनी सेलेस्टियल पावर के साथ क्या कर सकता है, और दूसरी बात, सेलेस्टियल होने के बाद भी वो इमॉर्टल नहीं है। ईगो द लिविंग प्लैनेट भी इमॉर्टल नहीं था, आखिर में वो मारा गया। और क्योंकि स्टार लॉर्ड फीटलेस है सेलेस्टियल पावर के साथ भी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सुपर हीरो को हरा पाएगा। लेकिन अगर ये सुपर हीरो प्लैनेट ईगो पर हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ तो स्टार लॉर्ड मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। ब्लैक विडो वर्सेस रोनिन। अब वैसे तो ये दोनों हीरोज़ के पास सेम लेवल की स्किल्स है, दोनों अपने पोटेंशियल पर बेस्ट फाइटर है और दोनों ह्यूमंस है, किसी के पास कोई सुपर पावर नहीं है। ब्लैक विडो 10 से 15 बॉडीगार्ड्स को नॉकआउट कर चुकी है, तो रोनिन भी कम नहीं है। एंड गेम में वो काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर्स को पहले ही मार चुका था। लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी को वोट देना हो तो मैं नताशा यानी ब्लैक विडो को दूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो ऑन स्क्रीन हॉकाई, जो कि रोनिन भी है, उसे हरा चुकी है। और दूसरी बात, ब्लैक विडो के पास ऐसे वेपन्स है जो डिस्टेंस रखकर यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर रोनिन को अटैक करना हो तो एनिमी के पास जाना पड़ेगा, इसलिए ब्लैक विडो रोनिन से बेटर है। कॉमिक वाला रीड रिचर्ड वर्सेस मूवीज़ वाला आयरन मैन, ब्रूस, शूरी और हैंक पिम। अब शायद ये बैटल इंटेलिजेंस की है, क्योंकि ये सारे मार्वल के इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि मूवीज़ पे जहाँ पर हीरोज़ की इंटेलिजेंस ख़त्म होती है, वही सेम सुपर हीरो की कॉमिक में वहाँ से इंटेलिजेंस शुरू होती है। और रही बात रीड रिचर्ड्स की, तो वो बंदा ऐसे काम कर चुका है जो मूवीज़ में टोनी, ब्रूस, शूरी और हैंक पिम नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि कॉमिक के रीड रिचर्ड को क्या नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कि रीड रिचर्ड को मास्टरी हासिल है एरोस्पेस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। उसे ह्यूमन और एलियन बायोलॉजी में सब कुछ पता है, और फिजिक्स में तो शायद ही उसके आसपास को टिक पाएगा। अब अगर ये सब कम पड़ जाए तो रीड रिचर्ड फिजिक्स के लॉस तक तोड़ चुका है, और ये तो बस बेसिक एग्जाम्पल है। टाइम ट्रैवलिंग और डायमेंशन वाले एग्जाम्पल तो मैंने बताई नहीं। लेकिन अब आप सोच सकते हो कि मूवीज़ के सुपर हीरो और कॉमिक के सुपर हीरो के इंटेलिजेंस में कितना फ़र्क होता है।
हल्क वर्सेस थॉर में किसका स्टेमिना ज़्यादा है? अब दोनों का स्टेमिना कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। हल्क जब सकार प्लेनेट पर गया था तब वो बिना रुके मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा था और हल्क जितना गुस्सा होता है उतना ही वो पावरफुल बन जाता है, लेकिन साथ में उसका स्टेमिना भी बढ़ता चला जाता है। और थॉर ने 2 साल तक बिना रुके फाइट की थी और बाद में वो खुद भूल गया था कि उसने वैसा कुछ किया भी था। इसलिए हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हल्क और थॉर का स्टेमिना कॉमिक्स में इन्फिनाइट लेवल पर है, लेकिन मूवीज़ में दोनों सुपर हीरो का स्टेमिना लिमिटेड है। द एवेंजर्स के फाइनल बैटल में हल्क काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और रैग्नारोक में जब थॉर हेला से फाइट कर रहा था तब हम साफ देख सकते हैं कि थॉर की सांस फूल रही थी, मतलब साफ जाहिर है कि वो थक गया था। क्या हो अगर हल्क, थॉर और थैनोस आपस में बिना रुके फाइट करे, विनर कौन बनेगा? अगर हम मूवीज़ के बेसिस पर कंपेयर करें तो यहाँ पर थैनोस हल्क और थॉर को एक साथ बीट कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर से ना भिड़े, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जो थॉर था उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को लगभग जान से मार दिया था। लेकिन अगर बात करें कॉमिक्स की तो यहाँ पर हल्क सबसे पहले हार जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हल्क ने सिंगल हैंडेडली थैनोस को बीट कर रखा हो, लेकिन थॉर थैनोस को काफ़ी सारे मूवमेंट्स पर बीट कर चुका है। इसलिए मूवीज़ वर्जन आपस में फाइट करते हैं तो विनर बनेगा थैनोस अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर ना हो तो, और कॉमिक्स के बेसिस पर विनर बनेगा थॉर, क्योंकि थॉर अब खुद को एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। टोनी फ्राइडे को कैसे यूज़ कर रहा था जब वो पास्ट में गए थे? अब इस सीन को देखकर काफ़ी सुपर फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टोनी 1970 में अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा था जबकि वहाँ फ्राइडे के सर्वर्स नहीं थे। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि टोनी ने यहाँ पर फ्राइडे को यूज़ ही नहीं किया था। इन सनग्लासेस में एक्सरे विजन और इंफ्रारेड विजन की एबिलिटी थी। इंफ्रारेड विजन से टोनी ने लिफ्ट में देखा और एक्सरे विजन से टेसरेक्ट को ढूंढा, और उस रूम में जितनी चीज़ें थी उसकी इन्फॉर्मेशन स्टार्क सर्वर में पहले से मौजूद थी, क्योंकि टोनी फ्यूचर से आया था। सनग्लासेस बस टोनी को पुराना रिकॉर्ड बता रहे थे, जिसमें सबसे पहले तो फ्राइडे का कोई भी काम नहीं था और ये सब ऑफलाइन होते हुए भी किया जा सकता है। प्रोफेसर हल्क और टोनी का आईक्यू सेम लेवल पर है, क्योंकि हल्क ने अनजाने में टाइम मशीन बना दी, लेकिन टोनी का तुक्का लगा था। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर हल्क हैंक पिम के रूल्स को रिवर्स इंजीनियर कर रहा था ताकि वो पास्ट में जा सके, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हल्क टाइम ट्रैवल करने में फेल हो गया था। ये बात अलग है कि उसने एक इमॉर्टल मशीन बना दी, लेकिन यहाँ पर हल्क ने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया था। लेकिन हाफ पॉपुलेशन को खोने के बाद टोनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इन्फिनिटी वॉर के बाद से टोनी टाइम ट्रैवलिंग के कंसेप्ट पर काम कर रहा था, और जब टोनी ने एंटमैन से बात की तब उसने और एक बार ट्राई की और टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल हुआ। तो जो प्रोफेसर हल्क ने किया वो उसका फेलियर था, लेकिन टोनी इन्फिनिटी वॉर के बाद से हर रात फेलियर देख रहा था और एंड गेम के टाइम पर वो सक्सेसफुल हुआ। और हल्क से पहले टोनी इमॉर्टल मशीन पर काम कर चुका था। अगर ऐसा नहीं होता तो टोनी को कैसे पता चलता कि एंटमैन टाइम के अंदर से नहीं बल्कि टाइम एंटमैन के अंदर से निकल कर चला गया। तुम्हारा बंदा टाइम के उस पार नहीं जा पाया, बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया। ये काम बहुत ही खतरनाक है। काश किसी ने तुम्हें पहले रोका होता। डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, शूरी, हैंक पिम, हॉवर्ड स्टार्क में से किसका माइंड सबसे अच्छा है? मतलब कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? तो देखो भाई, ये सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। शूरी तो अभी काफ़ी छोटी है, फिर भी उसने अब तक का सबसे पावरफुल वाइब्रेनियम सूट बना दिया और वो वाइब्रेनियम का यूज़ अभी करना सीख रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज को महारत हासिल है ऑपरेशन और मैजिक करने में। हैंक पिम ने अपनी सारी ज़िंदगी पिम पार्टिकल्स पर लगा दी और इसी की वजह से टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल हुआ। हॉवर्ड स्टार्क और टोनी स्टार्क एक बेटर फ्यूचर बनाना चाहते थे, और ब्रूस बैनर के पास लगभग 7 PhD है अलग अलग फील्ड में। तो बेसिकली हम इनके इंटेलिजेंस को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो इससे पहले हम बाय बाय गुड बाय का प्रोग्राम शुरू करें, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। पता नहीं आपने ये बात नोटिस की या नहीं, लेकिन हल्क वर्सेस थैनोस वर्सेस थॉर के राउंड में मैंने कहा था कि थॉर अब खुद को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब आप उसे कोई एनर्जी बीइंग ना समझ लो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि एसगार्डियन रेस में ऐसा कहा जाता है कि वो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तब वो खुद को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हम टाइम टू टाइम ये देखते आ रहे हैं कि ओडिन, एंजेला और बाल्डर खुद को लाइट फॉर्म या एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, लेकिन अब ये पावर थॉर के पास भी आ चुकी है। लेकिन ये पावर सिर्फ तभी एक्टिवेट होती है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। एक टाइप से आज के समय की इसे वॉरियर मैडनेस समझ लो।
लेकिन ये थी आज की संडे विद सुपर बैटल। अब जैसा कि मैंने कॉन्टेस्ट में बताया, बस आपको कमेंट करना है और अगर अगले संडे तक आपके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आ गए तो मैं आपको 50 रुपीज़ का प्राइज़ दूंगा और ये प्राइस आगे बढ़ता चला जाएगा। अब अगर आपके पास कोई ऐसे ही चैलेंज का आइडिया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम नेक्स्ट संडे विद सुपर बैटल में वो आइडिया ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा ही टॉपिक हो संडे विद सुपर बैटल के लिए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले संडे 3 वीडियो अपलोड करूँ कम से कम। तो ये थी आज की संडे विद सुपर बैटल, आई होप पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।